हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है राज सराफ। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम शिक्षा पे। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर की हमने स्टार्टिंग कर दी थी, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो पार्ट 1 के वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स क्लियर किए थे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं और प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में हम लोग आगे के 3 टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और बहुत इजी वे से उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, तो उसका मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ और आप सब नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पे वो सब टॉपिक्स आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे, व्हाई पीपल ट्रैवल। सेकेंड टॉपिक होगा नेम ऑफ द लैंड। एंड थर्ड टॉपिक होगा सोर्सेस टू फाइंड अवर पास। उसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। 2 तरीके के सोर्सेस मिलेंगे अपने को। तो पहले वीडियो में हमने 3 टॉपिक क्लियर किए थे। कौन से 3 टॉपिक थे सर? पहला टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ डेट, दूसरा टॉपिक था पीपल लाइव ऑक्यूपेशन, एंड थर्ड टॉपिक हमने क्लियर किया था वेयर पीपल यूज्ड टू लिव। बराबर, ये 3 टॉपिक्स हमने पहले वीडियो में क्लियर किए थे। अभी इस वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। व्हाई पीपल ट्रैवल, सेकंड टॉपिक होगा नेम ऑफ द लैंड और थर्ड टॉपिक होगा सोर्सेस टू फाइंड अवर पास। तो सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक का नाम है व्हाई पीपल ट्रैवल। पीपल ट्रैवल क्यों करते हैं सर? पीपल ट्रैवल करने के पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स है। मैं सारे फैक्टर्स आपको पहले यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है वो, तो आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हो वो टॉपिक को। ओके, तो पहले टॉपिक होगा लिवलीहुड। सेकेंड टॉपिक होने वाला है नेचुरल डिजास्टर्स। एंड फ्लूड ड्रॉप। थर्ड टॉपिक होने वाला है रिलीजियन। फोर्थ मर्चेंट्स एंड फिफ्थ टॉपिक होगा एडवेंचर। आप स्क्रीन पे आने वाले सारे पेजेस को स्क्रीनशॉट और नोट कर सकते हो आपके इंफॉर्मेशन के लिए और स्टडी के लिए। तो पहला टॉपिक है लिवलीहुड। लिवलीहुड मतलब क्या सर? लिवलीहुड मतलब जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह मतलब जीवन बिताने के लिए जो भी सोर्सेस है वो पाने के लिए जब पीपल ट्रैवल करते हैं वन सिटी टू अनदर सिटी, वन विलेज टू अनदर विलेज, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, मतलब जब आप एक विलेजर हो और आपको इनफ सोर्सेस वहां पे अवेलेबल नहीं है जीवन निर्वाह करने के लिए, तो आप वो विलेज से निकल के सिटी के तरफ या फिर कोई बड़े जगह पे, बड़े डिस्ट्रिक्ट में वहां पे आप ट्रांसफर करते हो, खुद को ट्रैवल करते हो। किसके लिए? आपके जीवन निर्वाह के आने वाले जो भी साधन होंगे उसको प्राप्त करने के लिए और उपभोग करने के लिए, जहां से आपको जीवन बिताने के लिए इनफ सोर्सेस प्राप्त हो सके, ऐसे जगह पे आप अपनी पहली जगह से ट्रांसफर करते हो, ट्रैवल करते हो। तो लिवलीहुड ये बहुत बड़ा फैक्टर है किस चीज के लिए? ट्रैवल करने के लिए। सेकेंड टॉपिक है सर नेचुरल डिजास्टर्स एंड फूड ड्रॉप। नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या? नेचुरल डिजास्टर का डायरेक्ट मीनिंग होता है नैसर्गिक आपदा, नैसर्गिक आपत्ति। उसमें हम देख सकते हैं कि बाढ़, सूखा, और बाढ़ सूखा के बाद में आता है तूफान, भूकंप। ये सारे रीजंस होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं इनको। इनके कारण जो प्रदेश होता है जहां पे ऐसे प्रमाण आते हैं, भूकंप होता है, जहां पे बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, जो जहां पे ये सब घटनाएं होती है जिस प्रदेश में होती है, तो वो प्रदेश उसके बाद में जीवन बिताने के लिए इनफ नहीं होता। मतलब वो प्रदेश बिगड़ जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, उसकी भौगोलिक सारी जितनी भी सीमाएं वो मिट जाती है। तो ये सारे कारणों के वजह से भी लोग ट्रैवल करते हैं वन सिटी टू अनदर सिटी और वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस चीज के लिए? अगर नेचुरल डिजास्टर उस प्लेस पे हुआ होगा तो आपको आपकी सिटी बदलनी पड़ेगी। और एक कारण था फ्लूड ड्रॉप, मतलब बाढ़ के कारण। बाढ़ आने के बाद में उस प्लेस का, उस एरिया का जहां पे भी बाढ़ आती है उसका स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाता है। वहां पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो भी बिखर जाते हैं। तो ऑब्वियस है वहां पे फिर जीवन बिताने लायक वो एरिया बचता नहीं है और आपको ट्रैवल करना पड़ता है दूसरी सिटीज, दूसरे गांव में या फिर दूसरे प्लेसेस पे। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है सर रिलीजियन। रिलीजियन एक ऐसा टॉपिक है, मतलब धर्म से रिलेटेड। अगर आप पर्टिकुलर किसी धर्म में बिलीव करने वाले इंसान हो तो आप आपके धर्म से जुड़े हुए प्लेसेस पे आप ट्रैवल करोगे, उस एरिया में आप जाना पसंद करोगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है किस चीज के लिए? ट्रैवल करने के लिए। व्हाई पीपल ट्रैवल में थर्ड
टॉपिक कौन सा है? रिलीजियन। पहला टॉपिक लिवलिहुड, सेकंड नेचुरल डिजास्टर एंड फ्लूड ड्रॉप। फोर्थ टॉपिक होता है सर मर्चेंट। मर्चेंट का डायरेक्ट मीनिंग होता है व्यापारी। अगर आप एक व्यापारी हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, जहां पे मतलब अभी के टाइम में इंडिया में ये लहर बहुत दौड़ रही है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर की। तो अगर आप एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, व्यापारी हो, मर्चेंट हो, तो आपको आपका बिजनेस फैलाने के लिए या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो एक सिटी के अंदर सीमित नहीं रहते, एक गांव के अंदर सीमित नहीं रहते। आपको उसके बाहर जाके भी व्यापार करना होता है। आपको एक अलग गांव, अलग सिटीज में भी घूमना पड़ता है आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियस है, अगर आप व्यापारी हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रैवल करना पड़ेगा मतलब इसका सीधा रिलेशन किससे है? पीपल ट्रैवल से। पीपल ट्रैवल मतलब पीपल मतलब व्यापारी। अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में तो वो हो गया व्यापारी, बिजनेसमैन। और अगर वो किसी एरिया में ट्रांसफर कर रहा है तो वो भी पीपल ट्रैवल से जुड़ा हुआ पॉइंट है, वो भी बहुत बड़ा सोर्स है पीपल ट्रैवल करने का। उसके बाद में आता है सर फिफ्थ एडवेंचर। एडवेंचर मतलब क्या? एडवेंचर मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ तो उसका अर्थ होता है साहसिक कार्य। साहसिक कार्य करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, खुद को ट्रैवल करते हैं। किस चीज के लिए? साहसिक कार्य करने के लिए। तो ये हो गए 5 टॉपिक्स किस चीज के? पीपल ट्रैवल करने के लिए। ये 5 मेन सोर्सेस है जिसके कारण पीपल ट्रैवल करते हैं। पहला था हमने क्लियर किया लिवलिहुड, सेकंड था नेचुरल डिजास्टर, थर्ड था फ्लूड ड्रॉप, फोर्थ था रिलीजियन, फिफ्थ मर्चेंट एंड उसके बाद आता है एडवेंचर। ये सारे टॉपिक्स थे किस चीज के लिए? पीपल ट्रैवल करने के लिए। आप एकदम इजी वे से इसको स्टडी करना और आपके स्क्रीन पे आए तो आप नोट कर लेना, बराबर। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और वो रियल लाइफ में भी, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के आप एस्पिरेंट हो, तो आपको सेकेंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सेकेंड टॉपिक का नेम होगा नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड। ये टॉपिक सर जनरल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपको ये जानकारी के लिए टॉपिक बहुत काम आने वाला है। नेम ऑफ द लैंड के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है सर? मतलब अपनी जो कंट्री है, अपना जो देश है, उस देश के नाम कौन से? इंडिया और भारत। तो ये नाम के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ये नाम कैसे पड़े, ये नाम कैसे, किसने दिए, कैसे मिले, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो इंडिया, 2 नाम से हम लोग अपने देश को जानते हैं प्रॉपरली, मोस्टली, इंडिया एंड भारत। भारत। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से देश के 2 नाम है, तो सबसे पहले कितने देश है ऐसे कि जिसके नाम 2 है या फिर 2 से ज्यादा है, 2 से अधिक है? तो आपके माइंड में ज्यादा सोचे बगैर एक ही नाम आने वाला है, अपना इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, बराबर। तो इसके 2 नाम से हम लोग जानते हैं, इंडिया और भारत। भारत जो नेम है इंडिया का, भारत नाम ओरिजिनल नेम कहा जाता है अपने देश के लिए। सबसे ओरिजिनल नेम अगर होगा, सबसे पहले नाम जो आता होगा तो वो होता है भारत, वो ओरिजिनल नेम कहा जाता है अपने देश के लिए। और इंडिया जो है वो गिवन नेम है। ओरिजिनल नेम इज भारत एंड गिवन नेम इज इंडिया। गिवन नेम का मतलब क्या है सर? सबसे पहले हम लोग इंडिया जो भी नाम है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। द इन्वेडर्स ऑफ सिंधु, मतलब जो भी इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे भारत के, सिंधु के कहे, भारत के सिंधु नदी के पार वाले कहे, उस साइड के, नॉर्थ वेस्ट के साइड के, तो वो लोग आए थे 2500 साल पहले अपने देश में। दे केम थ्रू, किस थ्रू, कैसे? दे केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर। वो 2500 साल पहले इंडिया में आए थे। कैसे आए थे? 2500 साल पहले आए थे। किस साइड से आए थे सर? नॉर्थ वेस्ट के साइड से आए थे वो लोग अपने देश में, जिसमें कौन कौन से लोगों का समावेश होता है? ईरानियंस एंड ग्रीक्स। ईरान और ग्रीस के लोगों, जो देश है वहां के लोगों जो है, ईरानियंस एंड ग्रीक, वो लोग 2500 साल पहले हमारे इंडिया देश में आए थे। और उन्होंने वस्ती कहां पे स्थापित की थी सर? सिंधु नदी के किनारे उन्होंने वस्ती स्थापित की थी। सिंधु नदी, आपको पता होगा, सिंधु नदी 3200 किलोमीटर लंबी फैली हुई नदी है, जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बीच में भी आती है। तो उन्होंने सबसे पहले आने के बाद में स्टे लिव कहां पे किया? सिंधु नदी के पास किया। सिंधु नदी को उन लोग ना सिंधु मतलब इंडुस कहते थे उसको, सिंधु नाम संस्कृत में पड़ा है उसका वाला। तो सिंधु नदी को उन लोग धीरे धीरे इंडुस कहते थे, फिर हिंदुस कहते थे, और उससे नाम पड़ा इंडिया। इंडिया जो है द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द रिवर,
ईस्ट की जो जमीन है वो नदी के जो ईस्ट के साइड की जो जमीन है, पूर्व के साइड की जो जमीन है उसे कहा जाता है इंडिया। तो वहां से इंडिया ये नाम अपने देश को पड़ा। उसके बाद में हम लोग क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले तो इंडिया के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये आई सिंधु नदी। सिंधु नदी के अराउंड ये कितनी, पहले ये भी नोट कर लेना जनरल के, 32,000 किलोमीटर तक फैली हुई नदी है, सॉरी 3200 किलोमीटर तक फैली हुई नदी है। उसके बाद में सिंधु नदी का ईस्ट भाग जो है, ईस्ट लैंड ईस्ट टू द रिवर, इसे कहा जाता है इंडिया। कौन कौन से लोग आए थे सर देश से? ईरानियंस एंड ग्रीक्स, ईरानियन एंड ग्रीक्स, बराबर। कितने साल पहले आए थे? 2500 साल पहले आए थे। तो यहां पे देख लो या फिर स्क्रीन पे आएगा तो नोट कर लेना। ये सारे कारण है इंडिया के नेम के पीछे से। सिंधु नदी के किनारे वो लोग आए थे। सिंधु नदी के इस साइड की जो लैंड है उसे कहा जाता है इंडिया। ईरानियंस और ग्रीक लोग वहां से ट्रांसफर करके यहाँ पे आए थे और 2500 साल पहले आए थे, ये नोट कर लेना। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भारत। भारत नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले जो इंडिया का नाम था वो, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इंडिया का नाम ओरिजिनल नाम नहीं है, वो अपने को मिला हुआ नाम है। और इंडिया जो नाम है वो उसका उच्चार किसी वेदों में नहीं है, किसी पुराणों में नहीं है, किसी एपिक्स में नहीं है, ना महाभारत में, ना रामायण में, किसी ग्रंथ में नहीं है इंडिया का नाम। पर जब हम भारत नाम की बात करेंगे तो भारत नाम सबसे पहले संस्कृत लिटरेचर से आया हुआ भारत नाम है। और वेदों में इसका समावेश होता है भारत नाम का। भारत नाम के पीछे के कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, उसके पीछे की बहुत सारी मान्यता है। भारत नाम सबसे पहले भारत नाम कहां से पड़ा उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अलग अलग कहानियां हैं जो इस किताब में नहीं है, उसके बाहर की भी मैं आपको कहानी बताता हूँ। सबसे पहले भारत चक्रवर्ती करके एक राजा था जो हस्तिनापुर, मतलब महाभारत से रिलेटेड स्टोरी है। महाभारत में जो हस्तिनापुर के किंग थे दुष्यंत और जो क्वीन थी शकुंतला, उनके बेटे का नाम था भारत चक्रवर्ती। भारत चक्रवर्ती को हम भारत डायनेस्टी के फाउंडर भी बोल सकते हैं। भारत डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर भी कहा जाता है किसको? भारत चक्रवर्ती को, जो एम्परियर थे भारत उसके। और भारत चक्रवर्ती को कौरव जो हम महाभारत में युद्ध देखते हैं, पांडव और कौरव, उनके पूर्वज भी माना जाता है, उनके एंसेस्टर्स भी माना जाता है भारत चक्रवर्ती को। तो उनके नाम के ऊपर से भारत नाम का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। भारत नाम वहां से पड़ा, ये एक मान्यता है। सेकेंड मान्यता ऐसी है कि जब पंजाब में सुदासा नाम का एक किंग था, तो पंजाब में दश राजना करके एक युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। रिवर थी रावी रिवर पंजाब में। तो रावी नदी के किनारे पंजाब में एक बहुत बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, जहां पे 10 राजाओं का एक साथ युद्ध हुआ था, जिसमें किंग सुदासा ने बहुत बड़ी विजय हासिल की थी। और वो भारता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तुष्टि डायनेस्टी। उसके बाद में उसको भारत नाम दिया गया, तो वहां से भी भारत नाम का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। उसके बाद में और एक कॉन्सेप्ट है भारत नाम के पीछे का, जो आपके बुक में दिया हुआ है, द ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे इंडिया के, उनको भी भारत नाम से जाना जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है भारत नाम के पीछे का। सबसे पहले मैं इस बुक में आपको जो है वो बता देता हूं। द ग्रुप ऑफ पीपल यूज्ड टू लिव इन, कहां पे? नॉर्थ वेस्ट। कहां पे रहते थे वो लोग? नॉर्थ वेस्ट में। नोन एज भारत। ओके। तो भारत नाम के पीछे हम लोग ने 3 कॉन्सेप्ट, 3 डेफिनेशंस क्लियर कर ली। सबसे पहले तो दशराजना का जो युद्ध हुआ था वो, फिर दुष्यंत और शकुंतला क्वीन जो थी हस्तिनापुर के, उनके पुत्र भारत चक्रवर्ती के नाम से। और उसके बाद में आया था नॉर्थ वेस्ट में जो भी ग्रुप ऑफ पीपल रहता था, भारत उनको कहा जाता था, बराबर। तो ये दोनों टॉपिक्स, इंडिया कहां से नाम आया और भारत कहां से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया की घटना, उसमें इंडिया नाम से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है कि अपन लोग सब जितने भी देश के निवासी है वो कॉमनली इंडिया नाम भी प्रोनाउंस कर सकते हैं देश के लिए। तो अभी फिलहाल में इंडिया के लिए 2 नाम चलते हैं, इंडिया और भारत। तो दोनों नाम से हम लोग हमारे कंट्री को प्रोनाउंस कर सकते हैं।
तो ये हो गया इंडिया और भारत के पीछे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। जो भी नोट्स है आपको दिख जाएगी, और कमेंट में आप बता सकते हो कि जो समझ में नहीं आया उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और कमेंट में पार्ट भी डाल दूंगा इसका वाला। ओके, 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए सर, व्हाई पीपल ट्रैवल और नेम ऑफ द लैंड। अब तीसरा टॉपिक जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत आपको काम आने वाला है, सोर्सेस टू फाइंड आवर पार्ट्स। सोर्सेस टू फाइंड आवर पास मतलब हमारा जो भी इतिहास है, हमारा जो भी एंशियंट इतिहास है, उसको पहचानने के लिए कौन कौन से सोर्सेस है। हमको कैसे पता चला कि ये हमारा प्राचीन इतिहास था, या फिर मौर्य वंशज, गुप्ता वंशज, इनके बारे में हमको कैसे इंफॉर्मेशन मिली। ताजमहल, नालंदा विद्यापीठ, ये जितने भी स्कल्पचर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये किसने बनाए, कैसे बनाए, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट हमको कैसे मिले। तो कुछ ना कुछ सोर्सेस रहे होंगे। तो वो सोर्सेस क्या है सर, जिससे हम लोग हमारी हिस्ट्री पहचान सकते हैं, हमारे लिटरेचर को पहचान सकते हैं, हमारे साहित्य जो भी थे, और स्कल्पचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, इनके सारे अवशेष आपको मिलते हैं, इनके सारे अंश आपको मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? ये सारे सोर्सेस होते हैं किसके? हिस्ट्री को जानने के लिए, हमारे पास को जानने के लिए। तो कौन कौन से सोर्सेस आते हैं इसमें, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला जो पार्ट है उसमें आते हैं बुक्स सबसे पहले। सेकंड आते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपके चैप्टर में जो दिया है उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। थर्ड आता है इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी भी बोलते हैं इसको। ओके, 3 टॉपिक थे, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी। तो बुक्स मतलब क्या है? बुक्स सोर्सेस कैसे है सर हमारे हिस्ट्री को पहचानने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स में अगर आप भगवत गीता, महाभारत और रामायण की बात करें तो हमको पता चलता है कि क्या इतिहास रहा होगा उस टाइम का, जिसमें पांडवास कौरवास का युद्ध था। महाभारत में, रामायण में राम भगवान और सीता, और वो जितना भी रामायण में घटित जो भी घटना वहां पे हुई थी उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद में जीवन बिताने के लिए जो भी सूत्र होते हैं, जीवन कैसे बिताए, उसके पीछे का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो भगवत गीता से हमको मिलता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े महाकाव्य और वेद, पुराण, इन सब, ये जितनी भी सारी किताब है, इनसे हमको हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। तुलसी राम ने जो किताबें लिखी है, वैसे वाल्मीकि ने जो किताबें लिखी है, रामायण और महाभारत का समावेश हम उसमें कर सकते हैं। तो उन्होंने जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी, उसके द्वारा ही हमको हमारा इतिहास जानने का मौका मिला, और उनके द्वारा ही हमको हमारे इतिहास को पता करने का अवसर मिला है। उसके बाद में ये तो बुक्स का बात हो गई। इसमें क्या क्या ऐड होता है मैं आपको एक बार क्लियर बता देता हूँ। इसमें आता है महाभारत जैसे काव्य, महाभारत, इसको हम इपिक्स बोल सकते हैं। महाभारत ना भी लिखे तो इपिक्स में सब आ जाते हैं, जिसमें रामायण भी होते हैं, महाभारत भी और भगवत गीता, ये सारे ग्रंथ है बड़े बड़े, वो इपिक्स के अंदर आ गए। उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं वेद, पुराण, इस टाइप की जितनी भी बुक्स है, इनसे हमको सोर्सेस मिलते हैं। ये सारे सोर्सेस है, किस चीज के सोर्सेस है? पास्ट को पहचानने के लिए। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें मैन्युस्क्रिप्ट की, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या? मैन्युस्क्रिप्ट ये नाम कहां से आया? सबसे पहले ये जान लो, मैन्युस्क्रिप्ट नाम आया लैटिन भाषा, जो भी लैंग्वेज है लैटिन, उसमें जो वर्ड है मेन्यू के ऊपर से मैन्युस्क्रिप्ट बना है। मेन्यू का डायरेक्ट मतलब होता है हैंड मतलब हाथ। मैन्युस्क्रिप्ट का हिंदी में मतलब होता है हस्तलिपि। हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई लैंग्वेजेस, उसका मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट। ये कहाँ पे लिखे जाते थे? ये लिखे जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रिटन इन ऑन पाम लीव्स। कहाँ पे लिखते थे लोग? पाम लीव्स पे लिखते थे, ताड़ के पन्नों पे लिखते थे। ताड़ का जो वृक्ष होता था उसके पन्नों पे लिखते थे, जिसको हम लोग हिंदी में ताड़ पत्र करके भी जानते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको मालूम होगा कि इसको हिंदी में ताड़पत्र ऐसा बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी जाती थी? पाम लीव्स पे लिखी जाती थी। ओके, और बार्क ऑफ द ट्रीज, जिसको बिर्च बोलते हैं, वहां पे मतलब जो भी पेड़ होता है ना, उसके छाल पे भी लिखते थे लोग उस टाइम पीरियड में। ओके, तो जैसे जैसे साल बीते, ओवर द ईयर्स और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर ईटन बाय इंसेक्ट्स और सम वेर डिस्ट्रॉयड और सम वेर सर्वाइव। मतलब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुछ ताड़पत्र, कुछ हस्तलिखित पत्र जितने भी थे, जितनी भी लैंग्वेजेस थी, इंसेक्ट्स ने खा ली, या तो कुछ खत्म हो गई, किसी का नाश हो गया, कुछ टिक नहीं पाई, और कुछ टिक पाई। जो टिक पाई वो कहाँ पे अभी सुरक्षित है? तो वो दो जगह पे सुरक्षित रखते हैं।
टेम्पल्स और सेकंड है मोनेस्ट्रीज। जो भी बचे हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो कहां पे सुरक्षित रखी हुई है, कहां पे प्रिजर्व की है, कहां पे सर्वाइव अगर हो गई तो कहां पे रखी गई है, तो टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में। टेम्पल्स मतलब मंदिर और मोनेस्ट्रीज मतलब मठ, यहाँ पे वो अभी भी सुरक्षित रखी गई है। उस जमाने की मैन्युस्क्रिप्ट आज भी सही सलामत है। ओवर द इयर्स ये सब खत्म हो गई थी, कुछ बची थी जिनको यहाँ पे संभाल के रखा गया, बराबर। उसके बाद में सर ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और ये सारे इंस्क्रिप्शन कौन से लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, तो देयर आर 3 लैंग्वेजेस। देयर आर 3 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस थी? 3 लैंग्वेजेस। कौन सी? सबसे पहली थी तमिल, सेकेंड थी संस्कृत और थर्ड थी प्राकृत। 3 लैंग्वेजेस में सारे मैन्युस्क्रिप्ट, सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे उस टाइम पीरियड में। कौन सी लैंग्वेजेस थी वो? पहली लैंग्वेज थी तमिल, सेकेंड थी संस्कृत और थर्ड थी प्राकृत। तो सर ये सारे हस्तलिखित जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, इंस्क्रिप्शन थी, वो क्यों लिखे जाते थे और किस टॉपिक से रिलेटेड लिखे जाते थे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप लोग ये सब नोट कर लेना, वहां पे आने ही वाला है। मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे सर सबसे पहले रिलीजियन बिलीफ से। रिलीजियन बिलीफ मतलब क्या? धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यता मतलब आपके जो धर्म है वो धर्म से रिलेटेड जो भी मान्यता थी और धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें थी उससे रिलेटेड जो हस्तलिखित किया जाता था उसको मैन्युस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। मैन्युस्क्रिप्ट में ये सारी चीजों से रिलेटेड बातें लिखी जाती थी। उसके बाद में आता था किंग्स मतलब क्या? राजाओं के बारे में लिखा जाता था। किसमें? मैन्युस्क्रिप्ट में। उसके बाद में प्लेज मतलब नाटक और पोएम्स। साइंस के बारे में भी लिखा जाता था उस टाइम में। और किस बारे में लिखा जाता था? मेडिसिन के बारे में लिखा जाता था। ओके, रिलीजियन बिलीफ से रिलेटेड। और इपिक्स भी लिखे हुए, इपिक्स बुक्स। ओके, तो रिलीजियन बिलीफ से रिलेटेड चीजें लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट में। किंग से रिलेटेड मतलब राजाओं के बारे में वर्णन किया जाता था। प्लेस, पोएम, साइंस रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। और मेडिसिन मतलब क्या? आयुर्वेदा जो आज के टाइम पे हम लोग आयुर्वेदिक नाम से जो भी मेडिसिन होती है उसके जो भी सूत्र थे, उसके जो भी फॉर्मूलाज थे उस टाइम में उन लोगों ने लिख के रखे थे, तभी वो फॉलो करते करते आज हम लोग उसको आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं और ट्रीटमेंट होती है। आयुर्वेदा एक बहुत पौराणिक तरीके से, उसको शस्त्र विद्या भी आती है उसमें। और वैदिक जो भी थे, वैदिक काल जो भी था, आयुर्वेदा जहां से आया है वो उसको तब से प्रिजर्व करके रखा है। उसके फॉर्मूलाज तभी भी लिखे रहते थे, वो फॉर्मूलाज आज हमको काम आ रहे हैं। और आज भी आयुर्वेदा एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है हेल्थ को अच्छा करने के लिए। ओके, उसमें उसके बाद में एपिक्स थी, बुक्स थी, किंग्स थे, प्लेस थे, पोएम्स थे। ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स उस टाइम में लिखे जाते थे। अब आई बात इंस्क्रिप्शन की, तो इंस्क्रिप्शन मतलब क्या सर? इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। शिलालेख मतलब उस टाइम पीरियड में, ये तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गए। मैन्युस्क्रिप्ट कहां पे लिखते थे? पाम लीव्स पे लिखते थे, ताड़पत्र में। इंस्क्रिप्शन कहां पे लिखते थे? इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख, पत्थरों पे जो लिखा जाता था, हाथों से, हस्तलिपि से पत्थरों पे जो लिखा जाता था उनको कहते थे इंस्क्रिप्शन। क्या कहते थे? इंस्क्रिप्शन। उसको इपिग्राफी भी बोलते हैं, जहां पे पत्थरों पे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज, पोएम्स, ये सारी चीजें उन्होंने भी पत्थरों पे भी लिख के रखी थी। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो अशोक का शिलालेख, यहाँ पे अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने पत्थरों पे एक बहुत सारी चीजें लिख के रखी थी, उसको शिलालेख हम बोल सकते हैं। तो ये सा एक एग्जाम्पल था शिलालेख का, इंस्क्रिप्शन का। तो ये सोर्सेस टू फाइंड अवर पास, ये पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 में क्या था सर? पार्ट 2 में क्या क्या है? पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग्स। सबसे पहला ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स? यूज्ड एंड लिव्ड। किस चीज के लिए काम आते थे? रहने के लिए और काम आते थे। कौन से थे? बिल्डिंग्स। सबसे पहले था बिल्डिंग। बिल्डिंग्स किन चीजों से बनी हुई थी उस टाइम पे? ब्रिक मतलब क्या? ईंटों से। और स्टोन्स मतलब पत्थरों से।
उस टाइम पीरियड में भी इतना डेवलपमेंट हुआ था जितना आज के टाइम पे हम लोग अगर अर्बन एरिया मतलब शहरी भाग का जो भी वर्णन देखते हैं, अपने आजू बाजू जो भी परिसर देखते हैं, जैसे जिस तरीके से शहर की निर्मित होती है उस टाइम पीरियड में उस टाइम में लोग बिल्डिंग्स इस तरह से इस लेवल के बनाते थे। आज भी हम लोग देखते तो अचंभित होते हैं उस चीजों को देख के, उन कलाकृतियों को देख के। उसके बाद में आती थी पेंटिंग्स, बहुत पौराणिक पेंटिंग्स आज भी म्यूजियम्स में आप देख सकते हो। अगर आप जाते होंगे म्यूजियम्स में या फिर पेंटिंग जो भी एग्जीबिशंस लगते हैं वहां पे अगर आप जाते होंगे तो आपको मालूम पड़ता होगा कि जितनी भी पास की पेंटिंग्स थी हम लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पास्ट इंडिया का कितना ब्राइट रहा होगा। ये एंशियंट इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, बराबर, मिडिवल की बात नहीं हो रही। मिडिवल में तो सिर्फ नाश ही होता गया, मुगल आए वो सब, वो तो हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ने वाले। बिल्डिंग्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, उसके बाद में आते थे स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब क्या? मूर्तियां। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? बिल्डिंगे, मठ, मंदिरे, मॉस्क्यू, इन सारी चीजों का समावेश होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तियां। मूर्तियां जो भी पुराने मंदिर है, जहाँ सपोज आप अगर तेलंगाना के हो या फिर तमिलनाडु के हो तो आपको बहुत सारे पौराणिक मंदिर वहां पे दिखते होंगे, और उस मंदिरों में जो भी पौराणिक मूर्तियां है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास में किस लेवल की कलाकृतियां चलती थी, किस लेवल की आर्टिस्ट उस टाइम पे हुआ करते थे। तो ये हो गया पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद में सर ऑर्नामेंट्स, गहने, पॉट्स, बर्तन, पैन्स, बराबर, ये सारी चीजें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें हम लोग ऐड करते हैं कॉइन्स। कॉइन्स मतलब पुराने सिक्के। पुराने सिक्के, उस टाइम के जो भी सिक्के है उससे भी हम लोग हमारे पास का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स है। किस चीज के लिए? हमारे पास को पहचानने के लिए। पार्ट 1 में हमने देख लिया बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, और पार्ट 2 में देख लो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्नामेंट्स, पोर्ट्स एंड पेन्स एंड कॉइन्स, बराबर। और कौन सी चीजें है सर यहाँ पे? और स्टोन्स। स्टोन्स मतलब क्या? मतलब पत्थर। किन चीजों से बनाए हुए? बैक क्ले, पकी हुई मिट्टी से बनाए हुए पत्थर, जो भी पत्थर बनते हैं उस चीजों से, मिट्टी से या फिर वो सब, उनका भी यूज होता था पास्ट में, बिल्डिंग्स में और बहुत सारी चीजों में। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर कर लिए। ये सारे सोर्सेस थे हमारे पास्ट को पहचानने के लिए। तो हमने यहाँ पे पहला चैप्टर फिनिश कर लिया है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जहां से हमारा पहला चैप्टर क्लियर हो गया है। आने वाले वीडियोस में हम लोग 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और एनसीईआरटी की पूरी सीरीज लाने वाले हैं। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए, यहाँ से स्टडी करने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ सिर्फ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब और लाइक करना है। और कमेंट में आपको सिर्फ आपके रिव्यूज नहीं बताने हैं, इसके साथ आपको आइडियाज भी बताने हैं। आपको जो टाइप के वीडियोस चाहिए उस पर भी आप हमको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, और हम उसके बाद में उस पर स्टडी करके आपको आपके वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, बराबर ना? ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।